बिटवीन यू एंड वी। ओके, यू एंड वी का रिलेशन बिटवीन देखेंगे दो अलग अलग केसेस में, एक जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं और दूसरा हम देखेंगे जब मिरर को मूव करते हैं। सो सपोज करते हैं एक मिरर है हमारे पास में, दिस इज वन काइंड ऑफ अ मिरर। ओके, दिस इज अ मिरर। ओके, एंड वी केप्ट वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखे हैं। सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर कोई अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं एट सम डिस्टेंस, सपोज करो इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 10 मीटर, इस 10 मीटर को, तो हमको इमेज कहाँ पर मिलती है हमेशा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, हमेशा 20 मीटर ही, सॉरी 10 मीटर ही यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, या मतलब 10 मीटर ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर क्या हो, अगर हम इस बॉडी को, ये जो हमारे पास में जो भी बॉडी 10 मीटर पे रखती है, हम इसको 5 मीटर अगर इस साइड में लेके आए, ठीक है, यहाँ पर 5 मीटर अगर हम लेके आए, तो इस मिरर का और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बच जाएगा, 5 मीटर। सो उसी केस में सेम हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो इमेज है ये भी एक 5 मीटर पे शिफ्ट हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 5 मीटर पे शिफ्ट हो जाएगी। सो द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी मूव, velocity of object will be moving in the direction of mirror. In that case the image will be also displaced, or the velocity of the image will be also displaced in the direction of mirror. So दोनों के केस में अगर हम velocity देखेंगे, so velocity of object जो है वो हमेशा क्या होगी, opposite the velocity of image. Okay, so the velocity is a vector quantity, so what we can say that here that the velocity of object is always opposite to the velocity of image, क्योंकि जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के तरफ लेके जा रहे हैं वैसे ही इमेज क्या हो रही है, इस मिरर के तरफ आ रही है या शिफ्ट हो रही है। सो इस केस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है। सो जब भी हम ऑब्जेक्ट को अगर मूव करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर मूव करेंगे, सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट को इस 5 मीटर से फिर से 10 मीटर पे लेके जाएंगे, तो ये इमेज भी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव किया हम लोगों ने, तो इमेज क्या हुई, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुई। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस हमारा, जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते। क्या हो अगर हम मिरर को मूव करें, ठीक है, सपोज करते हैं एक हमारे पास में मिरर है, अगेन यहाँ पर हम अब मिरर को मूव करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा। अगर हम मिरर को मूव करते उस केस में क्या होगा, सपोज करो अगेन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते, अगेन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते, एक 10 मीटर पे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने 10 मीटर पर रखा हुआ है, तो इमेज भी हमको क्या मिलती है, एक 10 मीटर पे ही मिलती है। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस मिरर को 5 मीटर इस साइड लेके आ रहे, ठीक है, इस मिरर को हमने क्या किए, 5 मीटर ऑब्जेक्ट के साइड में अगर मूव कर लिए, ठीक है, ये 5 मीटर अगर हमने ऑब्जेक्ट के साइड में मूव कर लिए, तो क्या होगा, इमेज क्या होगी, इमेज भी मूव हो जाएगी, ठीक है, ये इमेज भी क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी, इमेज भी शिफ्ट हो जाएगी। सो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अगर इसको हमने 5 मीटर यहाँ पर अगर कंसिडर करते, तो ये क्या हो जाएगी, दैट मोशन ऑफ और द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज, ये ट्वाइस हो जाएगी, इसके डबल हो जाएगी। ये अगर हम कंसिडर करते हैं 10 और ये 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, सो दो केसेस अगर हम यहाँ पर अलग अलग कंसिडर करते हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन और मिरर का मोशन, सो दोनों ही केसेस में हमको अलग तरीके का फिनोमेना यहाँ पर देखने को मिलता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर के डबल हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्पेरिकल मिरर का। ठीक है, स्पेरिकल मिरर मतलब क्या, ऐसे मिरर जो किसी स्पीयर का एक पार्ट हो। ओके, सो स्पेरिकल मिरर दैट इज द पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीयर। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीयर। क्या मतलब है इसका,
अगर हम कोई स्पीयर कंसिडर करते, इसका कोई अगर पार्ट यहाँ से अगर कर दे तो ये जो पार्ट हमको मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स हम यहाँ पर जनरली डिस्कस करते। पहला हो जाएगा हमको हमारे पास में कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं और कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसको हमको क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। अब किसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे और किसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। सो अगर कोई सपोज करो कि ये सरफेस हमारे पास में, ये पार्ट अगर स्पीयर का पार्ट हमारे पास में है, इसको अगर हमने आउटर पार्ट से अगर पॉलिश कर दिए तो इसका इनर पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनर पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह काम करेगा। सो उस सरफेस या उस पार्ट को या उस तरीके के मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे, अगर हम इसी पार्ट को अंदर से अगर पॉलिश कर दे तो इसका जो आउटर या ऊपर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग, सॉरी वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर हम बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे कि हमको इमेज फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, उसमें जैसे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो सब चीज़ें हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। सो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और टर्म 2 के सिलेबस में आपको इस रिफ्लेक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं है। सो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, एफ एंड आर का मतलब क्या है, एफ मतलब फोकल लेंथ एंड आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन देखें तो सीबीएसई में हम 10th क्लास में इसका रिलेशन पढ़ चुके हैं, जो क्या होता है, r/2 इक्वल्स टू एफ होता है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ लिख सकते हो। ठीक है, r/2 इक्वल्स टू एफ, हम जनरली ये रिलेशन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं, किस तरीके का प्रूफ होता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉनकेव मिरर का एक डेरिवेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, या डेरिवेशन देख। सो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर देखने के लिए हमको इसका डेरिवेशन देखना इंपॉर्टेंट है। सो डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर की डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर हमारे पास में, सपोज करो ये एक कॉनकेव मिरर हमारे पास में है। ठीक है, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कंसिडर करते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सो ये मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ये सपोज कंसिडर करते हैं पोल है। ये हम यहाँ पर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर रहेगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। ओके, सपोज करो कि एक रे ऑफ लाइट अगर हम पैरेलली पास करते हैं, तो वन रे ऑफ लाइट इज पैरेलली पास ऑन द कॉनकेव मिरर। सो व्हाट विल हैपन, this ray will be reflected back and passes from the principal focus. ओके, सो बिफोर दैट हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, ये किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। ये होता है प्रिंसिपल फोकस। जो भी रे पैरेलली पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, सो जो रिफ्लेक्टेड बैक होकर जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा उसको हम प्रिंसिपल फोकस जनरली बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल कौन सा होता है, किसी भी स्पीयर में, अगर हम किसी भी स्पीयर की अगर बात करें, सो इस स्पीयर में अगर किसी भी स्पीयर की बात करें, सो अगर हमको नॉर्मल अगर कहीं से ड्रॉ करना है तो हमेशा उसको किसी भी सेंटर से ड्रॉ किया जाता है। कभी भी नॉर्मल जो होता है वो सेंटर से ड्रॉ किया जाता है। सो इस केस में क्या होगा, ये जो सेंटर से ड्रॉ होने वाली लाइन होगी इसको हम नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। सो अगर इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम नाम दे सकते हैं ये। ठीक है, और ये जो रे रिफ्लेक्टेड बैक होकर प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसको भी हम क्या नाम दे सकते हैं, आई नाम दे सकते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें, सो अल्टरनेट अपोजिट एंगल इस आई का क्या होगा, ये एंगल भी आई हो जाएगा, एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सॉरी, ये वाला एंगल नहीं,
ओके, ये वाला सॉरी ये वाला एंगल है, दिस इज़ अ अल्टरनेट एंगल, दिस इज़ अ अल्टरनेट एंगल, सो ये हो जाएगा आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल जो है ये आई के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। सो अगर हमको इस प्रिंसिपल फोकस का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर रिलेशन निकालना है, सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो हमको नॉर्मल निकाले, ये किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, क्योंकि हमने जब भी देखे स्फीयर में जब भी नॉर्मल निकाला जाता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। ठीक है, सो इसका अगर हमको रिलेशन निकालना है तो यहाँ पर हमको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे या फिर कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। सपोज करो कि सी, यहाँ इसका नाम दे देते, इसको हम नाम दे देते, सपोज करो कि ओ नाम दे देते, तो सी ओ एफ यहाँ पर एक ट्रायंगल है। ठीक है, सी ओ एफ को मैं इधर बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज करो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है सी ओ एफ। ठीक है, ये आप पकड़ लेते हैं, दिस इज़ अ पॉइंट सी, दिस इज़ पॉइंट ओ। ओके, और इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट को हम एफ ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ से इस एफ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। एक ट्रायंगल होगा सी एफ आर और दूसरा ट्रायंगल होगा दैट इज़ एफ आर ओ। सो दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, मतलब इस एफ से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा या फिर ये जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ये ट्रायंगल कैसे होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको एंगल आई किस जगह पर मिला है, इस सी पे हमको एंगल आई मिला है। ठीक है, एंगल ओ पे हमको कुछ मिला है क्या, एंगल ओ पे भी देखो हमको एंगल ऑफ आई मिला है। ठीक है, एंगल ऑफ आई हमको ओ पे भी यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, सो ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस ट्रायंगल का होता है तो ये टोटल डिस्टेंस सी से लेकर ओ तक डिस्टेंस हमने क्या बोले थे, आर। तो सी से लेकर इस पॉइंट को भी नाम दे देते, सपोज इस पॉइंट को हम नाम दे देते ए, तो ये हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा सेकेंड भी r/2 के बराबर। सो हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू ये जो पॉइंट है एफ से लेकर एफ तक, इसको हम कंसिडर करते हैं फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल एफ। ओके, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं एक्स। सो आर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस एफ के बराबर यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस एक्स का डिस्टेंस। सो कौन सा ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे, सी एफ आर। ठीक है, सी एफ आर अगर हम कंसिडर करते हैं, हमको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल एक मिला हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल हमको यहाँ पर मिला है। सो जो 90 डिग्री वाला एंगल है, कौन सा एंगल है, ये यहाँ पर दिया हुआ है हमको। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ए कंसिडर की, ये ए एंगल हो गया। उसके बाद में हम इसको अगर सी कंसिडर करते हैं और इसको एफ कंसिडर करते हैं, तो सी पे हमको आई मिला हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, इस एफ का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। सो अगर हमको फाइंड आउट करना है एफ का एंगल, सो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हमको साइड कौन सी निकालनी है, यहाँ पर एक्स साइड निकालनी है, सी एफ इज़ द एक्स साइड, हमको ए साइड अगर निकालनी है तो हम यहाँ पर इजीली फार्मूले का यूज़ कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस का यूज़ करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस साइड को निकाल सकते हैं। सो इस साइड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ आई, अगर हम यहाँ पर कॉस ऑफ आई की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस किसके बराबर है देखो, ठीक है, हमारा बेस है जो किसके बराबर है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें सी ए। ठीक है, सी ए, इसका हम बेस अगर कंसिडर करेंगे, इसको बेस कंसिडर करेंगे क्योंकि ये हमारा बेस हो जाएगा। इस एंगल के कंसिडर करें तो ये बेस हो जाएगा, ये किसके बराबर है, r/2 के बराबर। ठीक है, सो बेस इज r/2 और हाइपोटेनस किसके बराबर है, x के बराबर। ठीक है, x के बराबर। सो हमको क्या मिल गया, कॉस ऑफ आई इक्वल्स टू r/2 अपॉन x मिल गया। ठीक है, r/2 अपॉन x मिल गया। सॉरी, ये स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कॉस ऑफ आई इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस हमारे पास में r/2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, x के बराबर। सो कॉस ऑफ आई किसके बराबर हो जाएगा, r/2 अपॉन x के बराबर, r/2 अपॉन
x के बराबर। सो हमको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x किसके बराबर हो जाएगा, फिर x के किसके बराबर हो जाएगा, r अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ i। ठीक है, आई x इक्वल्स टू r अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ i। उसके बाद में हम और क्या इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, r/2 1 अपॉन कॉस आई को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ i लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये होगी हमारे पास में x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ पर अगर हमको यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली ये जो डिस्टेंस है x फाइंड आउट हमको करना था। x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है, लेकिन हमको रिलेशन किसका चाहिए, r और f का रिलेशन चाहिए। सो r और f के रिलेशन के लिए अगेन हम ये जो r इक्वल्स टू एक्स प्लस एफ है, इसमें x की वैल्यू अगर पुट करते हैं, सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। सो द इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम एज r इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है, r/2 सेक ऑफ i प्लस f। ओके, प्लस f। सो f किसके बराबर हो जाएगा, f इक्वल्स टू r माइनस r/2 सेक ऑफ i। ठीक है, सेक ऑफ i। सो दिस इज अ बेसिक रिलेशन बिटवीन दिस f एंड द r। ओके, दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन f एंड द r। ठीक है, सो हमको तो फाइंड आउट करना था इन दोनों के बीच का रिलेशन। सो ये हो गया हमारे दोनों बीच का रिलेशन। ठीक है, लेकिन हम CBSE में अभी तक क्या पढ़ते आए, क्लास 10 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि f इक्वल्स टू क्या होता है, r/2 के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी हाँ, f इक्वल्स टू r/2 के बराबर होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस किस तरीके का, वो हम कंसिडर करते हैं। देखो किससे वो आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस यहाँ पर आता है बेसिकली जब हम किसी भी केस में, अगर हम इस केस में अगर हम बात करें, तो ये जो केस है स्पेशल केस की अगर बात करें, सो द रेज आर पैराएक्सियल फॉर्म में होते हैं। ये जो रेज होती है ये पैराएक्सियल फॉर्म में होती है। अब पैराएक्सियल फॉर्म का क्या मतलब है, पैराएक्सियल फॉर्म का क्या मतलब है, पैराएक्सियल फॉर्म का मतलब है कि ये जो पैरेलल रेज होती है, जो भी हमने यहाँ पर रे जो है पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस देखे हैं ना, तो ये जो पैरेलल रे ऑफ एक्सिस होती है ये बहुत ही इस प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जाती है। ठीक है, इसलिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल। ओके, सो ड्यू टू द पैराएक्सियल फॉर्म ऑफ दिस रेज द वैल्यू ऑफ आई इज़ वेरी स्मॉल। ये क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। सो अगर बहुत स्मॉल हो जाने की वजह से हम इसको एक निग्लिजिबल टर्म में अगर इसको कंसिडर करें, तो साइन ऑफ आई की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, सो साइन ऑफ आई की वैल्यू अगर 0 होती है तो टैन ऑफ आई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब कॉस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर कॉस आई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि सेक आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। उस केस में अगर इस इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r माइनस r/2 सेक आई मतलब कितना, 1। सो r माइनस r/2 मतलब क्या हो जाएगा, अगेन r/2। सो दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर वेयर इज f इक्वल्स टू r/2। ठीक है, इसके साथ में आज के पीरियड में हम इतना डिस्कस करेंगे। कल के पीरियड में नेक्स्ट रिफ्रैक्शन की बात यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।